सोचिए दिल्ली एनसीआर के किसी छोटे से कमरे में एक मजदूर की रसोई का गैस चूल्हा अचानक बंद हो जाता है क्योंकि उसके पास गैस भराने के पैसे ही नहीं है। बिल्कुल। और इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है क्या बात? कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी आलीशान शोरूम में एक नई मोटरसाइकिल या फास्ट फैशन जैकेट की डिलीवरी समय पर हो पाएगी या नहीं। सही बात है। मतलब सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लग सकता है, लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी सच्चाई का सामना करने वाले हैं। और ये सच्चाई बहुत कड़वी है। हाँ, दिल्ली एनसीआर, विशेष रूप से नोएडा और मानेसर के विनिर्माण हब यानी जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां अचानक जो हिंसक विरोध प्रदर्शन और औद्योगिक असंतोष भड़का है, वो सिर्फ एक साधारण हड़ताल नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब हम इन घटनाओं की गहराई में जाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये किसी एक फैक्ट्री या किसी एक शहर का मामला नहीं रह गया है। हाँ, ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। मतलब एक महासंकट। जी, महासंकट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे भू राजनीतिक संघर्ष ले लीजिए, देश के भीतर का जो आर्थिक तनाव है, और दशकों से चले आ रहे श्रम विवाद, ये तीनों चीजें एक ही समय पर एक साथ टकरा गई हैं। और इस टकराव ने उस पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है जिसे हम वैश्विक सप्लाई चेन कहते हैं। तो चलिए इसके हर पहलू को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर तो यही लगता है ना कि शायद प्रबंधन और मजदूरों के बीच कोई वेतन का विवाद होगा, जो कि बहुत आम बात लगती है। हाँ, लेकिन इस पूरी आग के पीछे जो तात्कालिक चिंगारी है, वो नोएडा या मानेसर से नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से आई है। बिल्कुल। इस पूरी अशांति का सीधा कनेक्शन ईरान पर चल रहे युद्ध से है। जी हाँ, और यही वो बात आती है जो सबसे दिलचस्प है। यही ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स सीधे तौर पर एक आम इंसान के माइक्रो लेवल के जीवन यापन को तबाह कर देती है। देखिए, जब खाड़ी देशों में या ईरान में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है ना, तो उसका सबसे पहला असर वैश्विक ऊर्जा लागत पर पड़ता है। यानी कच्चे तेल और गैस पर? बिल्कुल। कच्चे तेल और गैस की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगती हैं, लेकिन इसका जो डोमिनो इफेक्ट है वो नीचे तक जाता है। हाँ, वो सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति को सबसे ज्यादा रुलाता है। उदाहरण के लिए खुले बाजार में एलपीजी यानी रसोई गैस की कीमतों में अचानक 600% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। एक मिनट, 600%? जी, 600%। ये आंकड़ा तो मतलब असंभव सा लगता है। मेरा मतलब है, इतनी भयानक महंगाई कोई भी आम मजदूर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्या इस सरकार की तरफ से घरेलू गैस पर कोई सब्सिडी या राहत नहीं मिलती उन्हें? ये गणित आखिर काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर हमारे तंत्र की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। जिन मजदूरों की हम बात कर रहे हैं, वे ज्यादातर प्रवासी होते हैं। अच्छा, तो उनके पास कागज नहीं होते होंगे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनके पास स्थानीय पते का कोई स्थायी प्रमाण या जरूरी दस्तावेज नहीं होते, जो एक सब्सिडाइज्ड घरेलू गैस कनेक्शन के लिए चाहिए। ओह! इस वजह से वे पूरी तरह से खुले बाजार या यूं कहें कि ब्लैक मार्केट पर निर्भर होते हैं, जहां उन्हें कमर्शियल रेट पर गैस लेनी पड़ती है। जी, वाणिज्यिक दरों पर। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब गैस महंगी होती है, तो इन कमर्शियल सिलेंडरों के दाम 600% तक उछल जाते हैं। अरे बाप रे, अब बात समझ में आ रही है। यानी सिस्टम की कागजी कार्रवाई के कारण वो उस सुरक्षा जाल से ही बाहर है जो एक आम नागरिक के लिए बना है। बिल्कुल। अब जरा उनके मासिक बजट के गणित को देखिए। एनसीआर में ये मजदूर अक्सर 10 बाय 10 के छोटे साझा कमरों में रहते हैं, शेयरिंग रूम्स में। हाँ, एक ऐसे कमरे का किराया आमतौर पर 3000 से 4000 रुपए के बीच होता है। ठीक है। अब जब गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ती हैं, तो सिर्फ रसोई गैस का खर्च ही 2500 रुपए प्रति माह तक पहुंच जाता है। ये तो सच में डराने वाला है। मतलब 4000 किराया और 2500 सिर्फ गैस का खर्च। जी। और इसमें अभी राशन, परिवहन, बीमार पड़ने पर दवाइयों का खर्च, और परिवार को गांव में भेजे जाने वाले पैसे तो हमने जोड़े ही नहीं है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उनके पास कोई डिस्पोजेबल इनकम या खर्च करने लायक आय बचती ही नहीं है। कुछ नहीं बचता। इंसान सिर्फ काम करने लायक कैलोरी जुटाने के लिए काम कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। और ये स्थिति व्यक्ति को एक अजीब सी मानसिक घुटन में धकेल देती है। सोचिए, जब आपकी पूरी सैलरी सिर्फ बुनियादी तौर पर जिंदा रहने की लागत ही निकल जाए, हाँ? और हर महीने आप कर्ज के एक नए दलदल में धंसते जाएं, तो असंतोष का जन्म होना बहुत स्वाभाविक है। ये तो एक ऐसी भारी भरकम औद्योगिक मशीन की तरह है जिसे पिछले 10 सालों से बिना तेल के पूरी क्षमता पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। घर्षण यानी फ्रिक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था,
और वैश्विक महंगाई ने बस उस ओवरहीट हो चुके इंजन में एक चिंगारी फेंक दी। हाँ, क्योंकि बात सिर्फ महंगाई की नहीं है। वही तो। महंगाई तो सिर्फ तात्कालिक कारण था। असली बारूद तो कई वर्षों से कारखानों के फ्लोर पर जमा हो रहा था। और वो बारूद है मजदूरों की बुनियादी शिकायतें और उनके आत्मसम्मान का लगातार कुचला जाना। जी, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में 2014 के बाद से वेतन में कोई भी अर्थपूर्ण या बड़ा संशोधन नहीं हुआ है। 2014 से मतलब एक दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। बिल्कुल। इस दौरान महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, जीवन स्तर की लागत दोगुनी तिगुनी हो गई, लेकिन उनका न्यूनतम वेतन वहीं का वहीं अटका हुआ है। और यही कारण है कि अब मजदूर सीधे 20,000 से 30,000 रुपए की न्यूनतम वेतन की मांग पर अड़ गए हैं, जो कि आज के समय में बुनियादी गुजारे के लिए बहुत ही तार्किक मांग लगती है ना? लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसों पर आकर नहीं रुकती। और क्या मुद्दे हैं? यहाँ आकर जो सिस्टेमिक नेग्लेक्ट यानी प्रणालीगत उपेक्षा का मुद्दा है, वो सबसे ज्यादा गंभीर हो जाता है। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ा विवाद है ठेका यानी संविदा और स्थायी मजदूरों के बीच की खाई। ये इस पूरे संकट का केंद्र बिंदु है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, अगर हम कारखाने के फ्लोर की कल्पना करें तो वहाँ दो मजदूर एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल। वे एक ही मशीन पर काम कर रहे हैं, एक ही सुपरवाइजर के नीचे हैं, बिल्कुल, एक ही शिफ्ट में पसीना बहा रहे हैं और बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं। जी। लेकिन उनमें से एक स्थायी है और दूसरा ठेका मजदूर। तो केवल एक कागजी वर्गीकरण के आधार पर उनके अधिकारों और कानूनी सुरक्षा में इतना बड़ा जमीन आसमान का अंतर कैसे हो सकता है? यही तो विडंबना है। क्या समान काम के लिए समान वेतन का कोई नियम यहाँ लागू नहीं होता? देखिए, तकनीकी और कानूनी रूप से देखा जाए तो ठेका मजदूर उस मुख्य कंपनी का कर्मचारी होता ही नहीं है। अच्छा, तो वो किसका कर्मचारी होता है? उसे एक थर्ड पार्टी ठेकेदार या स्टाफिंग एजेंसी के माध्यम से लाया जाता है। ओ, समझ गई। ये एक ऐसा कानूनी लूप होल है जिसका इस्तेमाल कंपनियां अपनी जवाबदेही से बचने के लिए करती हैं। मतलब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। बिल्कुल। स्थायी मजदूर को पीएफ, मेडिकल छुट्टियां और नौकरी की सुरक्षा मिलती है। जबकि ठेका मजदूर को किसी भी सुबह बिना कोई कारण बताए गेट से वापस भेजा जा सकता है। यानी कंपनी ने सारा काम ले लिया लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ली। एकदम सही। अगर उस ठेका मजदूर का हाथ मशीन में कट जाए तो क्या कंपनी उसे कोई चिकित्सा सहायता नहीं देती? जमीनी हकीकत यही है कि ज्यादातर मामलों में उन्हें कोई उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिलती। बाप रे। ठेकेदार उन्हें कुछ मामूली मुआवजा देकर किनारे कर देते हैं। ये तो बहुत ही अमानवीय है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कार्यस्थल पर प्रबंधन द्वारा मौखिक दुर्व्यवहार, गालियां सुनना तो जैसे आम बात हो गई है। और अगर वे इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहें तो उन्हें यूनियन बनाने के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों से भी पूरी तरह वंचित रखा जाता है। मतलब आवाज उठाने का भी कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, जब दो लोग समान काम कर रहे हों और एक को लगातार ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी कोई कीमत नहीं है, तो ये केवल आर्थिक शोषण नहीं रहता, ये मानवीय गरिमा पर सीधा हमला बन जाता है। और जब गरिमा पर हमला होता है तब इंसान के खोने के लिए कुछ नहीं बचता। बिल्कुल सही कहा। जब आर्थिक हताशा और दशकों का ये अपमान एक साथ मिलते हैं तो मशीन का वो बिना तेल वाला इंजन सीज हो जाता है। और वही हुआ। और यही हमने नोएडा और मानेसर की सड़कों पर देखा। शांतिपूर्ण माने जाने वाले विरोध प्रदर्शनों ने अचानक बहुत ही हिंसक रूप ले लिया। जी। पथराव हुए, फैक्ट्रियों में आगजनी की गई और सरकारी वाहनों को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में राज्य की मशीनरी ने भी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई। हाँ, पुलिस ने रातों रात सैकड़ों मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया जो प्रमुख यूनियन नेता थे, जैसे गंगेश्वर दत्त शर्मा। उन्हें तो नजरबंद कर दिया गया था ना? जी, उन्हें उनके ही घरों में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ये एक स्पष्ट संकेत था कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है इस आग में घी डालने का काम एक और चीज ने किया। वो क्या? एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी बदलाव, नए लेबर कोड्स, जिन्हें 2025 या 2026 में लागू किए जाने की तैयारी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए, इस विषय पे अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो एक तरफ सरकार का एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक पक्ष है। सरकार का कहना है कि यह पुराने श्रम कानून बहुत जटिल हैं। जी। नए कानून प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित यानी स्ट्रीमलाइन करेंगे, लाल फीताशाही कम होगी ताकि विदेशी निवेश आ सके। बिल्कुल, जिससे भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा। ये सरकार और उद्योगों का पक्ष है।
जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नजरिए से सही भी है। हाँ, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मजदूरों और यूनियनों के बीच इन कानूनों को लेकर एक भयानक अविश्वास और डर का माहौल है। वो किस बात से डर रहे? उन्हें लगता है कि इन नए लेबर कोड्स के जरिए छटनी करना और भी आसान हो जाएगा। मतलब नौकरी जाने का डर। बिल्कुल। और उनका सबसे बड़ा डर ये है कि इससे उनकी बार्गेनिंग पावर यानी मोल भाव करने की रही सही ताकत भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और हड़ताल करना लगभग असंभव हो जाएगा। ये तो एक बहुत ही जटिल स्थिति है। बहुत ज्यादा। मतलब एक तरफ प्रशासनिक सुधार की जरूरत है और दूसरी तरफ अस्तित्व खोने का डर। जी। लेकिन इस वास्तविक विधायी चिंता ने जिस चीज को जन्म दिया वो और भी खतरनाक थी। आप गलत सूचनाओं की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जब लोगों के मन में डर होता है और कोई उन्हें सही जानकारी नहीं देता, तब जन्म होता है फर्जी खबरों का। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि ये जानकारी का शून्य पैदा कैसे हुआ। मतलब ये इंफॉर्मेशन वैक्यूम आया कहाँ से? देखिए, औद्योगिक संबंधों में हमेशा एक त्रिपक्षीय संवाद या ट्राइपार्टाइट डायलॉग की व्यवस्था होती है। त्रिपक्षीय संवाद मतलब 3 पार्टियों के बीच? जी, सरकार, उद्योग प्रबंधन और मजदूर यूनियनों के बीच बातचीत का एक ढांचा। अच्छा, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये संवाद का पुल पूरी तरह से टूट चुका है। और जब आधिकारिक बातचीत बंद हो जाती है तो उस इंफॉर्मेशन वैक्यूम को भरने के लिए अफवाहें सामने आ जाती हैं। और आज के डिजिटल युग में वो अफवाह किसी फैक्ट्री की कैंटीन तक सीमित तो रहती नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो सीधे हर मजदूर के स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप के जरिए पहुंचती है। जी, और अधिकारियों की जो जांच सामने आई है ना, वो सच में रोंगटे खड़े करने वाली है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। इस पूरी हिंसा के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी खबरें फैलाई गईं कि पुलिस की फायरिंग में कई मजदूरों की मौत हो गई है। जो कि बिल्कुल झूठ था। एकदम सफेद झूठ। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये अफवाहें फैलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। ये तो वाकई दिमाग चकरा देने वाली बात है ना? हाँ। मतलब एक भू राजनीतिक दुश्मन देश के अकाउंट्स दिल्ली एनसीआर के मजदूरों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुसपैठ कर रहे हैं। बिल्कुल। जब एक थका हुआ, हताश और डरा हुआ मजदूर जिसके पास अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, वो अपने फोन पर ऐसी झूठी खबर देखता है तो पैनिक फैलना तो तय है। जी। ये सूचना के शून्य को हथियार बनाने का एक क्लासिक उदाहरण है। और ये दर्शाता है कि एक स्थानीय औद्योगिक विवाद कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल मिसइंफॉर्मेशन के एक बड़े जाल में उलझ सकता है। सच में, जब आपके पास सच बताने वाला कोई तंत्र न हो तो झूठ बहुत तेजी से आग लगाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ कारखानों के गेट बंद होने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मानेसर और नोएडा में पहिए रुकते हैं तो उसकी गूंज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुनाई देती है। सही बात है। जिसे हम सप्लाई चेन कहते हैं, वो कैसे चरमरा रही है ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो आज कोई भी उद्योग अलग थलग नहीं है। सब जुड़े हुए हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर की ही बात करें, मानेसर में हुंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का जो प्लांट है, वहां इस अशांति के कारण भारी व्यवधान आया है। अच्छा। जब एक दिन भी वहां उत्पादन रुकता है तो सिर्फ वो कंपनी नुकसान में नहीं जाती, बल्कि पूरी चेन प्रभावित होती है। बिल्कुल। उसे पुर्जे सप्लाई करने वाली सैकड़ों छोटी छोटी फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्टर्स और अंततः शोरूम के डीलर्स, सबका काम ठप हो जाता है। और सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर ही क्यों, नोएडा जो कि कपड़ों और गारमेंट्स का एक बहुत बड़ा हब है, वहां का हाल भी बुरा है। जी, वहां भी यही स्थिति है। जो ग्लोबल फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, जिनके कपड़े हम बड़े बड़े मॉल्स में देखते हैं, उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही तेजी पर निर्भर है। बिल्कुल, फास्ट फैशन नाम ही इसीलिए। हाँ, अगर नोएडा से शिपमेंट एक हफ्ता भी लेट हो जाए तो यूरोप या अमेरिका के स्टोर्स में उनका पूरा सीजन बर्बाद हो सकता है। और इसके अलावा ये संकट ऊर्जा क्षेत्र तक भी पहुंच गया है। ऊर्जा क्षेत्र? वहां क्या हुआ? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOCL की पानीपत रिफाइनरी को ले लीजिए। वो पूरे उत्तर भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां भी सुरक्षा और वेतनमान के मुद्दों को लेकर ठेका मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मतलब ऊर्जा, परिधान और ऑटोमोबाइल, जी, ये तीनों अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ हैं। जी। हम अक्सर सप्लाई चेन की बात ऐसे करते हैं जैसे वो अमूर्त जहाजों, कंटेनरों और बड़े बड़े कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोई अमूर्त ढांचा हो। लेकिन ये स्थिति हमें एक बहुत ही कठोर सच्चाई से रूबरू कराती है। वो क्या? कि पूरी की पूरी वैश्विक सप्लाई चेन अंततः उसी एक ठेका मजदूर के कंधों पर टिकी है
जो 4000 के कमरे में रहता है और गैस भराने के लिए संघर्ष कर रहा है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। जब वो आधारभूत इंसान टूटता है तो होंडा की बाइक से लेकर फास्ट फैशन की जैकेट तक सब कुछ वहीं का वहीं रुक जाता है। और ये पूरी व्यवस्था की भंगुरता यानी फ्रेजिलिटी को दिखाता है। कंपनियों ने मुनाफा बढ़ाने के लिए ठेका मजदूरी का जो सिस्टम बनाया, बिल्कुल, उसने लागत तो कम कर दी लेकिन सिस्टम को खोखला कर दिया। बिल्कुल, सिस्टम को इतना नाजुक बना दिया कि हजारों मील दूर हो रहे एक भू राजनीतिक तनाव और एक व्हाट्सएप अफवाह से पूरी उत्पादन व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। और यही वो परफेक्ट स्टॉर्म है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। एकदम सही। एक तरफ ईरान संकट और वैश्विक ऊर्जा की आसमान छूती कीमतें हैं, दूसरी तरफ एक उपेक्षित, कम वेतन वाला और डरा हुआ मजदूर वर्ग है। और इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने वाला जो पारंपरिक त्रिपक्षीय संवाद था, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस संवाद की जगह ले ली है डिजिटल युग की गलत सूचनाओं और एल्गोरिथम से चलने वाले पैनिक ने। हाँ, ये एक ऐसी श्रृंखला है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से शुरू होकर स्थानीय फैक्ट्रियों की बर्बादी पर खत्म होती है। इस पूरी विस्तृत चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार मंथन सामने आता है। बिल्कुल, ये स्पष्ट हो चुका है कि 20वीं सदी के जो पुराने नियम और बातचीत के तरीके थे, वे अब 21वीं सदी के इन जटिल संकटों का समाधान नहीं कर सकते। जी, समय बदल चुका है। यदि वैश्विक आर्थिक झटकों, विदेशी धरती से संचालित होने वाली डिजिटल मिसइन्फॉर्मेशन और ठेका मजदूरी के इस नए युग में सरकार, उद्योग और मजदूरों के बीच का वो पुराना ढांचा पूरी तरह से विफल हो चुका है, जो कि हो ही चुका है, तो भविष्य में इन औद्योगिक हब को पूरी तरह से ढहने से बचाने के लिए हमें विवाद समाधान यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कौन सी बिल्कुल नई प्रणालियों को विकसित करना होगा। ये सोचने वाली बात है। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो केवल अर्थशास्त्रियों या राजनेताओं के लिए नहीं है। ये उस हर व्यक्ति से जुड़ा है जो इस आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। बिल्कुल, जब तक हम उन नई प्रणालियों को नहीं खोज लेते जो कंपनियों के विकास के साथ साथ मशीन चलाने वाले इंसान की गरिमा को भी सुरक्षित रख सके, तब तक ये संकट किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता रहेगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।